नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में विगत 2 दिनों से हम अलौकिक गणित के बारे में समझ रहे हैं। अलौकिक गणित के अंतर्गत उस प्रकार की गणित का व्याख्यान किया जाता है जो हमारे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय नहीं बन पाती। इस अलौकिक गणित का वर्णन जो है या तो केवल ज्ञान के माध्यम से होता है या अवधि ज्ञानी मुनिराज भी इसका वर्णन कर सकते हैं। तो ऐसे उपमा प्रमाण की 8 प्रकार की संख्याओं का वर्णन इस अलौकिक गणित के अंतर्गत किया गया था, जिसमें हमने पल्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगश्रेणी, जगत प्रतर और लोक ऐसे 8 उपमा प्रमाणों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। पूर्व में सबसे पहली कक्षा में हमने संख्यात, असंख्यात और अनंत इन संख्यावाची शब्दों पर चर्चा की थी। इनके अपन ने 21 भेद किए थे। संख्यात के 3 भेद किए थे, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। फिर असंख्यात के 3 भेद किए थे, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। इसी प्रकार से अनंत के भी 3 भेद थे, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। ये जो असंख्यात और अनंत के 3 भेद किए हैं, इनके सभी के प्रत्येक के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट के भेद से भी अपन ने 3 भेद किए थे। इस प्रकार से संख्यात के 3 भेद, असंख्यात के 9 भेद और अनंत के भी 9 भेद हो जाते हैं। ऐसे कुल जो संख्या मान है उसको हम 21 भागों में विभाजित कर देते हैं। फिर इसके बाद संख्या मान के बाद उपमा मान का वर्णन अपन ने किया था, जिसमें अपन ने ये 8 प्रकार की उपमाओं को समझा था। इनका जो प्रारंभ होता है वो अंगुल से किया जाता है और अंगुल के अपन ने भेद देखे थे। सबसे पहले अपन ने व्यवहार अंगुल देखा था। व्यवहार अंगुल को ही उच्छेदांगुल कहते हैं और जब इस उच्छेदांगुल में 500 का गुणा करते हैं तब एक प्रमाण अंगुल बनता है। प्रमाणांगुल के लिए हमने आपको बताया था कि जो चतुर्थ काल का प्रारंभ होता है, उस चतुर्थ काल के प्रारंभ में जो 500 धनुष की अवगाहना वाले भरत चक्रवर्ती थे, उन भरत चक्रवर्ती का जो अंगुल होता है उसे हम एक प्रमाणांगुल कहते हैं। 500 धनुष की अवगाहना वाले का अंगुल। और जो ये उच्छेदांगुल होता है ये 500 गुना कम है, मतलब एक धनुष की अवगाहना वाले जीवों का। हमने बताया था कि आज वर्तमान में यदि हमारी अवगाहना एक धनुष की है तो हमारा ये जो अंगुल है ये अंगुल उच्छेदांगुल कहलाएगा और इससे 500 गुना ज्यादा बड़ा होगा प्रमाणांगुल। माना कि यदि हमारा ये एक अंगुल 1 इंच का है तो समझ लो 500 इंच का एक प्रमाणांगुल होगा। और अपन सभी जानते हैं 1 फीट में 12 इंच होते हैं और यदि हम 500 में 12 का भाग लगाएंगे तो लगभग 40 फीट से ऊपर, लगभग 42 फीट के समथिंग ये प्रमाण आएगा कि प्रमाणांगुल जो होगा वो लगभग 42 फीट लंबा होगा। 42 फीट
हमारे जो अपन लोग मकान बनाते हैं ये लगभग एक मंजिल होती है 10 से 11 फीट की, तो 42 फीट का मतलब हो गया 4 मंजिल का मकान जितना अपना बनेगा उतना मात्र 1 अंगुल की मोटाई है उनकी, भरत चक्रवर्ती के 1 अंगुल 42 फीट। अब हमने आपको बताया था कि इस प्रमाण अंगुल के बराबर लंबी एक रेखा खींचनी है। वो भी रेखा कैसी होगी, एक प्रदेश चौड़ी और एक प्रदेश मोटी। उसकी मोटाई एक प्रदेश मात्र होगी और चौड़ाई भी एक प्रदेश मात्र होगी, और उसकी लंबाई कितनी होगी, प्रमाण अंगुल के बराबर। बस इसमें जितने प्रदेश आएंगे उसको हम बोलते हैं सूच्यंगुल। ये सूच्यंगुल कहलाता है। सूची, सूची का मतलब होता है एक सुई, जैसे सूचिका होती है एक सुई को बोलते हैं। अब सुई बिल्कुल पतली सी होती है, उसकी चौड़ाई या मोटाई कोई विशेष नहीं होती है, केवल उसकी लंबाई नजर आती है। अब ये लंबाई कितनी करनी है, लगभग 42 फीट की। अब आप ये समझें कि 42 फीट लंबा यदि हम एक अपना बाल, जैसे महिलाओं के बाल होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, लगभग 3-3 फीट का भी एक बाल हो सकता है। किन्हीं किन्हीं महिलाओं के तो 6-6 फीट के भी बाल होते हैं जो गिनीज बुक वगैरह में आए हुए हैं। अब आप समझें यदि 42 फीट लंबा एक बाल कितना पतला सा होता है। बल्कि अपने यहां जो अपन ने अंगुल का प्रारंभ किया था कि अंगुल कैसे बनता है, तो अपन ने देखा था कि अनंत परमाणुओं का स्कंध अवसन्नासन्न है। अवसन्नासन्न से 8 गुना मोटा सन्नासन्न, उससे 8 गुना मोटा त्रस रेणु, फिर त्रट रेणु, फिर रथ रेणु, फिर उत्तम भोग भूमि का बाल, फिर मध्यम भोग भूमि का बाल, फिर जघन्य भोग भूमि का बाल, फिर कर्म भूमि का बाल। यदि हम वो एक बाल मात्र प्रमाण मोटी यदि एक रेखा खींचते हैं, जबकि बाल अपना बहुत पतला है, लेकिन ये बाल भी हमारी समझ से ये पतला है, लेकिन आगम की दृष्टि से तो ये कई गुना ज्यादा मोटा है, कई गुना ज्यादा मोटा है। यदि हम एक प्रदेश मोटी पंक्ति निकालेंगे तो एक प्रदेश मोटी पंक्ति तो अपन निकाल ही नहीं पाएंगे, इतनी पतली पंक्ति बनेगी। बस उस पंक्ति को यदि हम प्रमाण अंगुल के बराबर कर देते हैं तो उसमें जितने प्रदेश आएंगे वो सूच्यंगुल के बराबर प्रदेश कहलाएंगे, उसको हम सूच्यंगुल कहेंगे। प्रतरांगुल के लिए हमने बताया था कि सूच्यंगुल का जब वर्ग कर दिया जाता है, सूच्यंगुल में जितने प्रदेश होंगे उतने प्रदेशों का गुणा उसी में करना है, वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर किसको कहते हैं, उसी संख्या का उसी संख्या में जब गुणा किया जाता है तो उसको वर्ग कहते हैं। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो 4 गुणे 4 बराबर 16। इसी तरह से यदि मान लो, हमने कल आपको उदाहरण बताया था कि यदि सूच्यंगुल में 100 परमाणु या 100 प्रदेश आते हैं तो जो प्रतरांगुल होगा उसमें 100 गुणे 100 मतलब 10,000 प्रदेश आएंगे। तो सूच्यंगुल से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ये प्रतरांगुल। घनांगुल किसे कहते हैं, जब इसमें मोटाई का और गुणा कर दिया जाए। अब मोटाई कितनी रखनी है, सूच्यंगुल में अपन ने जो मोटाई रखी थी वो एक प्रदेश मात्र रखी थी। जो प्रतरांगुल बनाया उसमें भी जो मोटाई है वो एक प्रदेश के बराबर है। एक प्रमाणांगुल बराबर उसकी चौड़ाई थी और एक प्रमाणांगुल बराबर लंबाई थी, लेकिन मोटाई कितनी थी, एक प्रदेश की। तो इसको बोला हमने प्रतरांगुल। लेकिन घनांगुल में क्या करेंगे, एक प्रमाणांगुल के बराबर लंबाई, एक प्रमाणांगुल के बराबर चौड़ाई और एक प्रमाणांगुल के बराबर मोटाई, मतलब 42 फीट जो अपन निकाल रहे हैं उस 42 फीट का एक घन बनाना है। घन का मतलब 42 फीट की लंबाई, चौड़ाई और 42 फीट की ऊंचाई। अब इसके बीच में जितने प्रदेश आएंगे तो घन बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं घनांगुल। तो सूच्यंगुल छोटा है, सूच्यंगुल से बड़ा प्रतरांगुल और प्रतरांगुल से बड़ा घनांगुल होता है। फिर इससे भी बड़ा क्या होता है, जग श्रेणी। जग श्रेणी के लिए हमने बताया था कि जैसे हमने सूच्यंगुल में एक प्रमाणांगुल के बराबर रेखा खींची थी एक प्रदेश चौड़ी, इसी तरह से एक प्रदेश चौड़ी 7 राजू लंबी यदि एक रेखा खींचेंगे तो 7 राजू लंबी रेखा में जितने प्रदेश आते हैं उसको हम जग श्रेणी कहते हैं। जग श्रेणी समझ गए होंगे, 7 राजू लंबी, एक प्रदेश चौड़ी और एक प्रदेश मोटी आकाश प्रदेश की पंक्ति को हम जग श्रेणी कहते हैं। जग प्रतर में क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, तो जग श्रेणी के वर्ग को जग प्रतर कहते हैं। जग श्रेणी के जितने प्रदेश होंगे मतलब 7 राजू में 7 राजू का गुणा करेंगे तो 49 राजू प्रमाण
ये जग प्रतर कहलाएगा। 49 राजू प्रमाण क्षेत्र में जितने प्रदेश या परमाणु आएंगे वो सारे के सारे जग प्रतर के बराबर कहलाएंगे। और जग का घन करेंगे तो घन क्या कहलाता है, वो पूरा लोक हो जाएगा। जो अपना 14 राजू का ऊंचाई है, नीचे 7 राजू चौड़ा है, मध्य लोक में 1 राजू, ब्रह्म स्वर्ग पे 5 राजू और सबसे ऊपर सिद्धसला के पास 1 राजू प्रमाण चौड़ाई है और गहराई सर्वत्र 7 राजू है। जब इसका आप घनफल निकालेंगे तो ये 343 घन राजू निकलता है। और अपन जग श्रेणी का घन करेंगे तो भी 343 निकलेगा। इसीलिए जग श्रेणी, जग प्रतर और फिर जग घन नहीं कहा, उसको लोक कह दिया गया, क्योंकि लोक कहें या जग घन कहें एक ही चीज है। तो ऐसे ये 6 उपमा हो गए। फिर अपन ने पल्य और सागर को भी समझा था। पल्य और सागर के लिए हमने आपको बताया था, पल्य का मतलब होता है एक गड्ढा, और वो गड्ढा कितना बड़ा करना है, 1 योजन प्रमाण करना है। वो योजन किससे नपेगा, प्रमाणांगुल से कि उच्छेदांगुल से, प्रमाणांगुल से। मतलब महायोजन प्रमाण अपन को एक गड्ढा खोदना है, उतना ही जितना उसका व्यास होगा उतनी ही गहराई होगी। अब उस गड्ढे में अपन को जो उत्तम भोग भूमि है, उस उत्तम भोग भूमि में प्रारंभ के 1 से 7 दिन का जो मेड़ा होता है उसका बाल सबसे पतला होता है। उसके बाल का भी अग्रभाग लेना है और ऐसा अग्रभाग जिसका दूसरा भाग ना हो सके, ऐसा अविभाजित उस बाल को अपन को उसमें डालना है और उस गड्ढे को पूरा भरना है। और ऐसा भरना है कि जिस पर चक्रवर्ती की चतुरंगिणी सेना भी निकल जाए तो भी धसे नहीं। अपन सभी जानते हैं कि बाल बहुत फुसफुसे होते हैं, बालों को ऐसे दबाया जाए तो दब जाएंगे, लेकिन इतना ठसाठस भरना है कि उस पर से सेना भी निकल जाए तो भी कुछ ना हो। कोई बात नहीं, ये जस्ट इमेजिन वाली बात है, उपमा प्रमाण है, इसीलिए अपन को केवल एक कल्पना करनी है। अपन ने इस गड्ढे को और इस रोमों से भर दिया। फिर 100 वर्ष के बाद एक रोम को निकालना है। जितने वर्षों में वो खाली होगा उसको हम व्यवहार पल्य कहते हैं। ये व्यवहार पल्य कहलाता है। फिर इस व्यवहार पल्य में जो रोम खंड था, उस रोम खंड के अपने बुद्धि से, वैसे फिजिकल नहीं कर पाएंगे अपन, अपनी बुद्धि से उसके भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं, असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय होते हैं उतने भाग करने हैं। अब हर एक बाल के उतने उतने भाग करेंगे और फिर हर एक समय के बाद एक एक को निकालेंगे। तो फिर वह गड्ढा जितने में समय में खाली होगा उतने को हम बोलते हैं एक उद्धार पल्य। और इसी तरह से उद्धार पल्य में भी असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय हैं उतने फिर बाल के टुकड़े करेंगे और फिर एक एक समय में निकालेंगे, तो इसको हम अद्धा पल्य कहते हैं। ये जो अद्धा पल्य है, इसके बारे में हमें 2 ग्रंथों के अलग अलग 2 प्रमाण पढ़ने को मिले हैं। जीवकांड जी में तो यही कहा है कि जो उद्धार पल्य था, उस उद्धार पल्य के रोमखंडों के असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय होंगे उतने का गुणा करना है। दूसरा सर्वार सिद्धि में, जहां 3रे अध्याय में निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, इस सूत्र की जहां टीका लिखी है, वहां उद्धार पल्य से जब अद्धा पल्य बनाया गया तो वहां पर फिर असंख्यात करोड़ वर्षों का गुणा नहीं करके वहां 100 वर्षों का गुणा किया गया कि 100 वर्षों के जितने समय होंगे उतने का गुणा करना है और प्रति समय में वो बाल निकालने हैं, जितने में वो खाली होगा उसको अद्धा पल्य कहेंगे। ऐसे 2 प्रमाण अपन को मिले हैं, दोनों स्वीकार हैं, दोनों में भी असंख्यातों वर्ष अपन को लग जाएंगे। फिर ये जो अपने व्यवहार पल्ल, उद्धार पल्ल और अद्धा पल्ल बन गया, अब इनसे सागर बनता है। तो 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करते हैं तो अपने अपने नाम का सागर बन जाता है। व्यवहार पल्य में 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करेंगे तो व्यवहार सागर बनेगा, उद्धार पल्य में 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करेंगे तो उद्धार सागर बनेगा, और अद्धा पल्य में 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करेंगे तो फिर अद्धा सागर बनता है। इनसे होता क्या है, तो हमने आपको बताया था कि जो उद्धार सागर है, इससे द्वीप समुद्रों की संख्या का निर्धारण किया जाता है कि जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वो कितने हैं, तो 2.5 उद्धार सागर के बराबर है, या 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों के बराबर है। एक ही चीज है। उद्धार पल्य में हमने 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा किया था तब उद्धार सागर बना। अब 2.5 का गुणा और करेंगे तो चाहे हम 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य कहें या 2.5 उद्धार सागर कहें, एक ही चीज है।
इतने प्रमाण हमारे द्वीप समुद्र होते हैं। और अद्धा पल्य या अद्धा सागर से हमारी आयु की या कर्म स्थिति की गणना की जाती है। जो भी कर्मों की स्थिति है वो भी सागरों में होती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 33 सागर इत्यादि, ये जो पल्य और सागर में गणना की जाती है ये अद्धा पल्य से की जाती है, मतलब सबसे बड़ा। तो पल्य हो गया, सागर हो गया, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, ये सब कुछ हो गया। अब अपन को ये देखना है कि सूच्यंगुल बड़ा है या पल्य बड़ा है। तो आप ये अच्छे से समझ लें कि पल्य छोटा है, पल्य से बड़ा सागर, सागर से बड़ा सूच्यंगुल, सूच्यंगुल से बड़ा प्रतरांगुल, प्रतरांगुल से बड़ा घनांगुल, घनांगुल से बड़ा जग श्रेणी, जग श्रेणी से बड़े जगत प्रतर, और उससे बड़ा लोक। ये जो 8 उपमा प्रमाण दिए हैं ये क्रमशः दिए हैं। सबसे पहले पल्य दिया है, पल्य में भी व्यवहार पल्य सबसे छोटा, फिर उद्धार पल्य उससे बड़ा, फिर अद्धा पल्य उससे बड़ा, फिर सागर में भी इसी प्रकार से क्रम लगाएंगे, फिर उससे बड़ा सूच्यंगुल। अब अपन को देखने में ऐसा लगेगा कि एक पल्य में जो हमने गड्ढा किया या जो अपन ने पल्य बनाया था जिसमें रोमों के खंड भर दिए थे, वो तो अपन ने 1 महायोजन का किया, और ये जो सूच्यंगुल है ये तो केवल 42 फीट का है। फिर ये सूच्यंगुल बड़ा कैसे हो रहा है? बड़ा ऐसे हो रहा है कि वहां अपन को समय की गणना करनी है। जब भी पल्य की बात की जाती है सागर की, तो वहां से समय की गणना की जाती है। जितने समय में वो खाली होगा तो वहां पर काल का प्रमाण है, वो काल का प्रमाण है, समयों की संख्या है। और यहां अपन जो बात करेंगे सूच्यंगुल, यहां प्रदेश की गणना होती है, यहां क्षेत्र की गणना है, ये क्षेत्रवाची है। तो अपन ये ध्यान रखें कि पल्य में जितने समय होंगे उससे ज्यादा प्रदेश एक सूच्यंगुल में होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं। पल्य से ज्यादा सागर में और सागर से भी ज्यादा सूच्यंगुल में। सूच्यंगुल भले वो अपन को 42 फीट का दिख रहा है, लेकिन उसमें प्रदेशों की संख्या असंख्यात होती है। यदि इसके क्रम का वर्णन करेंगे तो सूच्यंगुल बड़ा है, सूच्यंगुल से बड़ा प्रतरांगुल, उससे बड़ा घनांगुल, और फिर जग श्रेणी और बड़ी, वो तो है ही, क्योंकि सूच्यंगुल 1 अंगुल का है और जग श्रेणी 7 राजू की है। तो इस प्रकार से अपन को इन उपमा प्रमाणों को समझना है। दूसरी चीज, एक अपने दर्शक हैं और आपको जान करके ये बड़ा आश्चर्य होगा, एक प्रेम जी पाटोदी जी हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आज इनकी जो उम्र है ये 80 वर्ष से ऊपर के हैं, लगभग 84-85 वर्ष के होंगे, और ये नियमित स्वाध्याय करते हैं। आज इनका फोन आया और फोन पर जो इनसे चर्चा हुई तो इन्होंने बहुत बहुत एक तो धन्यवाद भी दिया और साथ में 1-2 प्रश्न भी इन्होंने किए। इनका प्रश्न एक यही था, इनकी बड़े दिनों से ये इच्छा थी, पहले कई दिनों से कह रहे थे कि इस संबंध में एक वीडियो बनाई जाए जिससे हम इस विषय को समझ सकें। ये निरंतर दिन में 6-7 घंटे स्वाध्याय करते हैं। तब इन्होंने एक ये जो प्रश्न पूछा है कि जो अपन ने उपमा प्रमाण में अवसन्नासन, सन्नासन, त्रसरेणु, त्रिटरेणु, रथरेणु, ये जो अपन ने किए थे, प्रमाण बनाए थे 8-8 गुने करके, वहां पर अपन ने लिखा था कि 8 लीख का एक जू होता है, और फिर 8 जू का एक जो होता है, और फिर 8 जो का एक अंगुल होता है। तो वहां जू शब्द लेना है या किसी किसी ग्रंथ में सरसों शब्द भी मिलता है, तो दोनों भी शब्द लेने हैं। कहीं कहीं सरसों भी मिला है और कहीं कहीं जू भी मिला है। जू का प्रमाण और सरसों का प्रमाण बराबर होता है। 8 लीख का एक सरसों कहें या 8 लीख का एक जू कहें, एक ही चीज है। अब इसमें अंतर क्या आया? अंतर केवल इतना है, जहां सरसों दिया है वहां हमने कल आपको जब पिछली वीडियो में बताया था, जब संख्यात से अपन ने असंख्यात बनाया था, जो परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्यात, असंख्यात, तो परिता संख्यात बनाने के लिए अपन ने उसमें भी एक गड्ढा बनाया था और उस गड्ढे को अपन ने जम्बू द्वीप के बराबर किया था। 1 लाख योजन प्रमाण गड्ढा किया था और 1000 योजन की गहराई वाला किया था, और उसमें सरसों के दानों से भरा था। तो उन सरसों के दानों से जो भरा था वो असंख्यात का प्रमाण बनाने के लिए है। पहले वो जम्बूद्वीप के बराबर गड्ढा किया, उसको सरसों से भरे, फिर एक एक सरसों एक एक द्वीप समुद्र में डाले, जितने में खाली हुआ उतने द्वीप समुद्रों प्रमाण, फिर दूसरा गड्ढा किया, फिर उसको सरसों से भरा, फिर वो सरसों खाली किए आगे के द्वीप समुद्रों में, फिर तीसरा गड्ढा। ऐसे उसमें 3 गड्ढे 4 गड्ढे बनाए जाते हैं। इसको कुंड कहा जाता है, अनवस्था कुंड, सलाका कुंड, प्रतिसलाका कुंड और महासलाका कुंड।
जब ये चारों खाली हो जाते हैं तब जाकर के परिता संख्यात अपन पहुंच पाते हैं। तो ऐसी वहां पर एक चर्चा आई थी। तो वो जो सरसों हैं, वो सरसों का प्रमाण भी बताया गया है कि कितने सरसों होंगे। तो उसमें अपन को पता है कि 1,00,000 योजन विस्तार वाला है और 1,000 योजन की गहराई है। अब ये जब इसका घनफल निकालेंगे तो घनफल निकाल करके कितने सरसों के दाने बनेंगे उसका प्रमाण निकल आता है। और इस ग्रंथ में उनके सरसों का प्रमाण, उनकी संख्या पूरी लिखी हुई है कि इतने कोड़ा कोड़ी, इतने कोड़ा कोड़ी, इतने कोड़ा कोड़ी सरसों के दाने उसमें आएंगे। तो उधर दोनों लेना है, सरसों भी ले सकते हैं और जू भी ले सकते हैं, दोनों भी यहाँ पर आचार्यों के मत हैं, दोनों अपन को स्वीकार है। पल्य के संबंध में जो गड्ढा किया है वहां पर मात्र 1 योजन का गड्ढा बनाना है, 1 योजन प्रमाण उसका व्यास है और 1 योजन प्रमाण ही उसकी गहराई है। एक और चीज इसमें विशेष ध्यान रखनी है कि जब अपन अवसन्नासन, सन्नासन, त्रसरेणु, त्रटरेणु ये जो बनाते हैं, यहां पर अपन उत्तम भोग भूमि का बालाग्र, उससे 8 गुना मध्यम भोग भूमि का बालाग्र, यहां जो बालाग्र लिया है ये मनुष्य का बालाग्र लिया है। और जो पल्य का जब गड्ढा करते हैं, वो पल्य के गड्ढे में जो रोम भरते हैं वहां मनुष्य का रोम नहीं लिया, वहां मेढ़े का रोम लिया है। ये अपन को विशेष ध्यान रखना है। अब ये सारे उपमा प्रमाण पढ़ने के बाद आज अपन को कुछ थोड़ी सी चर्चा और करनी है, जिसमें हम वर्ग शलाका, वर्गमूल और अर्धच्छेद, इन पर अपन चर्चा करेंगे। ये क्या कहलाते हैं, क्योंकि आगे आने वाली गाथाओं में इसी का वर्णन आएगा। तो आइए अब इन 4 विशेष बिंदुओं को भी अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखें, अब यहां पर अपन को 4 शब्द प्रमुख रूप से देखने हैं। एक वर्ग, दूसरा वर्ग शलाका, तीसरा वर्गमूल और चौथा अर्धच्छेद। इस तरह से ये अपन को 4 शब्द और देखने हैं। ये अपन को अब आगे की गाथाओं में पढ़ने को मिलेंगे। ये क्या कहलाते हैं, पहले वर्ग समझ लें। वर्ग बिल्कुल सरल है, जैसे हमने बताया था प्रतरांगुल, सूच्यंगुल से प्रतरांगुल किया तो अपन ने क्या किया, वर्ग किया था, स्क्वायर किया था। जब किसी संख्या का गुणा उसी संख्या में कर दिया जाता है तो उसको हम वर्ग कहते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 बराबर 4। इसी तरह से 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 गुणे 4 बराबर 16। ये अपन ने सामान्य से वर्ग किया। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ऐसे ये वर्ग होता है। ठीक है, ये तो सामान्य वर्ग हो गया। वर्ग शलाका क्या कहलाती है, जब वर्ग का वर्ग किया जाता है तो उसको अपन वर्ग शलाका कहते हैं। वर्ग शलाका क्या है, फिर से देख लें इसको। जब वर्ग का वर्ग किया जाता है तो वर्ग शलाका, जैसे 2 का वर्ग किया तो क्या बनेगा, 4। अब 4 का वर्ग करो तो क्या बनेगा, 16। फिर 16 का वर्ग करो तो बनेगा 256। फिर 256 का वर्ग करो तो 65,536। ऐसे ये जो वर्ग का वर्ग कर रहे हैं इसको हम वर्ग शलाका कहते हैं। और इसमें धाराओं का वर्णन आता है, इसको बोलते हैं द्विरूप वर्ग धारा। ऐसी 13 प्रकार की धाराओं का वर्णन है। सर्वधारा, आकृति धारा, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा, द्विरूप घनाघन धारा, ऐसी कई सारी धाराओं का वर्णन इसमें किया गया है। बहुत गहराई में वर्णन है। उतनी गहराई में ना तो हम पहुंच पाए हैं और ना हम आपको पहुंचाना अभी चाह रहे हैं। अभी अपन ऊपर ऊपर जो जरूरी है, जिसका वर्णन गाथाओं में आया है, उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वर्ग शलाका कहलाएगी। जैसे 65,536 कोई संख्या है तो इसकी कितनी वर्ग शलाका हो गई, इसको मतलब कितनी बार वर्ग किया तब जाकर के ये संख्या पहुंची। तो कितनी बार किया, 1 बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया और ये 4 बार किया। जब 4 बार वर्ग किया तो ये संख्या पहुंच गई। इसका मतलब है 65,536 की वर्ग शलाकाएं कितनी है, 4 वर्ग शलाकाएं किसकी हुई, 65,536 की। अब
5 भी करेंगे तो 65,536 में फिर से अपन को गुणा करना पड़ेगा 65,536 का, तब जाकर के एक जो संख्या आएगी वो इसमें दी हुई है, इसको लिखेंगे 42, 94, 96, 72, 96। 42, 94, 96, 72 और 96, ये जो एक संख्या बनी है ये 5वां वर्ग बन गया। मतलब 65,536 में 65,536 का गुणा करेंगे तो ये संख्या निकलेगी। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं वर्ग सलाका। ये वर्ग करते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जो चौथा वर्ग निकलता है इसको बोलते हैं पन्नट्ठी। इसका एक नाम दिया है पन्नट्ठी। ये जो 65,536 का भी जो अपन ने वर्ग किया, इस वर्ग को बोलते हैं बादाल। ये गाथा में शब्द आगे आएगा इसलिए आपको बता रहे हैं। पन्नट्ठी, फिर बादाल, और फिर बादाल का वर्ग करो। अगला वर्ग किसका होगा? इस संख्या का वर्ग होगा। तो इस संख्या का जब वर्ग करेंगे तो उसकी संख्या भी ग्रंथ में दी हुई है, करीब 12-15 अंकों की है, उसको नहीं लिख रहे हैं, लेकिन उसको बोलते हैं एकट्ठी। उसको क्या बोलते हैं? एकट्ठी। ऐसा ये वर्ग कहलाता है। तो वर्ग समझ में आ गया होगा। 2 का वर्ग 4, फिर 4 का वर्ग करेंगे 16, फिर 16 का वर्ग करेंगे 256, फिर 256 का वर्ग किया 65,536, फिर 65,536 का वर्ग किया तो 42, 94, 96, 72, 96। इसको आप गिन लेना, ये इसको बादाल कहते हैं। और फिर इसका वर्ग करेंगे तो एकट्ठी कहलाए। एकट्ठी में बहुत सारी संख्याएं हैं, इसमें लिखना हो तो लिख लें। 18, 44, 67, 44, 0, 73, 70, 73, 70, 955, 16, 16, ये इतना बनेगा। इस बादाल का वर्ग करेंगे तो ये एकट्ठी बन गया। अब इस एकट्ठी का वर्ग करो। ऐसी असंख्यातों वर्ग सलाकाएं होती हैं, तब जाकर के हम असंख्यात पर पहुंचते हैं। इसमें ये जो वर्णन किया है कि संख्यात से जो असंख्यात होता है, तो एक असंख्यात जो परिता संख्यात है, जिसको हम जघन्य परिता संख्यात कहें, उस जघन्य परिता संख्यात की असंख्यात वर्ग सलाकाएं होती हैं। मतलब ऐसा वर्ग करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब जाकर के जो संख्या आएगी वो कहलाएगा जघन्य परिता संख्यात। तो ये वर्ग और वर्ग सलाका समझ में आ गई होगी। तीसरा है वर्गमूल। अब इसी को उल्टा करना है तो वर्गमूल हो जाएगा। जैसे हमने ये संख्या लिखी, अब इस एकट्ठी का जब वर्गमूल निकालेंगे तो बादाल निकलेगा। इसका वर्गमूल निकाला तो क्या निकला? 42, 94, 96, 72, 96। इसका वर्गमूल ये निकला। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 65,536। फिर इस 65,536 का वर्गमूल निकालेंगे तो 256। फिर 256 का वर्गमूल निकाला तो 16, 16 का वर्गमूल निकाला तो 4, और 4 का वर्गमूल निकाला तो 2। अब अपन को कैसे इसमें जो ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगा, उसमें ये निकलेगा, ये जो संख्या है इस संख्या का प्रथम वर्गमूल। तो प्रथम वर्गमूल कौन सा हुआ? ये वाला। द्वितीय वर्गमूल ये, तृतीय वर्गमूल ये, चतुर्थ वर्गमूल ये, पंचम वर्गमूल 4 और छठवां वर्गमूल 2। ऐसे निकालना है। अब जो अपन को अगली गाथा पढ़नी है, नारकी जीवों की संख्या, तो उस नारकी जीवों की संख्या के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया। और उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया कि जो जग श्रेणी है, उस जग श्रेणी के 12वें वर्गमूल का विभाग करना है, भाग देना है जग श्रेणी में, तब जाकर के जो संख्या निकलेगी वो दूसरे नरक के नारकी है। तो 12वां वर्गमूल, 12वां वर्गमूल का मतलब जो जग श्रेणी का प्रमाण आएगा, मान लो ये है, अब इस जग श्रेणी का 12वां वर्गमूल निकालो तो प्रथम वर्गमूल निकलेगा ये वाला, दूसरा वर्गमूल 65,536, तीसरा वर्गमूल 256, चौथा वर्गमूल 16, पांचवा वर्गमूल 4 और छठवां वर्गमूल 2। हम तो छठवें वर्गमूल पे 2 पे पहुंच गए। ये तो सबसे नगण्य संख्या हो गई 2। अपन को पहुंचना है, इसका मतलब 12वें वर्गमूल में, तो ये संख्या कितनी बड़ी होगी? 12 बार वर्ग भी तो करेंगे तब तो वर्गमूल निकलेगा। जब अपन ने अभी ये एकट्ठी बनाया तो एकट्ठी में इतनी बड़ी संख्या बन गई। अब इसका गुणा फिर से इसी में करो,
फिर जितना आए फिर उसमें उसका गुणा करो। ये जितना जितना वर्ग बनेगा उतना उतना ही वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब है बैक करना है। जैसे अपन ने वर्ग में उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया है, फिर उस संख्या को अपन भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, तो इस प्रकार से निकलता है। तो ये वर्गमूल हो गया। फिर इसके बाद अपन को देखना है अर्धच्छेद। अर्धच्छेद क्या कहलाता है, इसको देखें। यहां पर कुछ नहीं करना है, इसमें आधा 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 करना है। जैसे अपन लोग असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो द्वीप समुद्रों में क्या करते हैं, पहले द्वीप का जो विस्तार है उससे दुगना दूसरे समुद्र का, फिर दुगना द्वीप का, फिर दुगना समुद्र का। तो हमने 1 से शुरू किया, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024। ये तो अपन क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं। अर्धच्छेद का मतलब है इसका उल्टा कर दो, आधा 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 करते जाओ, जब तक करना है जब तक 1 नहीं आ जाए बस। जैसे मान लो हमने 256 संख्या ली, अब 256 के अर्धच्छेद निकालो, कितने निकलेंगे, तो 256 का आधा किया 128, इसका आधा 64, इसका आधा 32, इसका आधा 16, इसका आधा 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो कितनी बार किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 के अर्धच्छेद कितने हो गए, 8। ये अर्धच्छेद कहलाता है। किसी भी संख्या का आधा 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 करते चले जब तक 1 अंक प्राप्त ना हो जाए। तो जब तक वो 1 अंक प्राप्त होगा तो कितनी बार आधा किया, उसको बोलते हैं अर्धच्छेद। तो जितनी बार वो अर्धच्छेद किया है उसको बोलते हैं अर्धच्छेद शलाका। शलाका का मतलब है समूह। शलाका का मतलब क्या, समूह। जैसे वर्ग और वर्ग शलाका, तो वर्गों का समूह वर्ग शलाका, अर्धच्छेदों का समूह अर्धच्छेद शलाका कहलाएगी। तो इस प्रकार से ये शब्द अपन को पढ़ने को मिलेंगे। अर्धच्छेद का मतलब आधा आधा करना है, वर्ग का मतलब उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में करना है, वो वर्ग होगा। जब अपन 2 से शुरू होगा, वर्ग जो शुरू होगा वो 2 से शुरू होगा, अर्धच्छेद का अंत होगा वो 1 पर होगा। तो ऐसे अपन को 2 से शुरू करना है। जब 2 से अपन शुरू करेंगे तो वर्ग करेंगे, तो पहला 2 से शुरू किया तो पहला वर्ग 4, दूसरा वर्ग 16, तीसरा वर्ग 256, चौथा वर्ग 65 536। तो ये जो चौथा वर्ग हुआ है इसको अपन बोलते हैं पन्नट्ठी, 5वें वर्ग को बोलते हैं बादाल, 6वें वर्ग को बोलते हैं एकट्ठी। फिर 6वें के आगे इन्होंने संख्या नहीं लिखी है ग्रंथों में, बाकी अब करते जाओ तो बहुत ज्यादा आगे अपन पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में अपन ने ये सारे प्रमाणों को भी देखा, जिसमें अपन ने अर्धच्छेद भी देख लिए, वर्ग भी देखा, वर्ग शलाका भी देखी, और ये अपन का वर्गमूल भी देख लिया। अब कल की कक्षा में अपन अब आगे की गाथाओं को प्रारंभ करेंगे, और उन गाथाओं में इसी तरह का वर्णन आएगा। कभी अर्धच्छेद शब्द आएगा, कभी वर्गमूल आएगा, कभी जगत प्रतर में गुणा करना है, कभी जग श्रेणी में भाग लगाना है। इसीलिए ये सारे प्रमाणों को अपन ने पढ़ा है, जिससे आगे की गाथाएं अपन को आसानी से समझ में आ सकें। तो आज की कक्षा में इतना ही। लगभग अलौकिक गणित का जो सामान्य परिचय था वो सामान्य परिचय हमने आपको देने का प्रयास किया है। इसमें भी कोई चीज यदि समझ में नहीं आई हो तो उसको आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसमें यदि कहीं हम चूक गए हों, क्योंकि कठिन विषय है, हो सकता है हम भी कहीं गलत समझ गए हों, तो यदि आपको समझ में आता है कि ये विषय गलत प्रतिपादित हो गया तो हमको जरूर सूचित करें, जिससे आगामी वीडियोज में, आगामी कक्षाओं में उसका हम संशोधन कर सकें। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षाओं में आगे के विषय को अपन प्रारंभ करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।